Good afternoon, everybody. क्या बोलते हो, आज लास्ट क्लास कर लें या मंडे एक बार और मिलेंगे? एक बार और, तो मंडे लास्ट क्लास करते हैं, ठीक है? ओके, मंडे विल श्योरली बी आवर लास्ट क्लास. आप एक काम करो, आप जुलाई सीरीज का मोबाइल पे मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा होगा, अगर आप प्रिंट आउट लेके आए हो तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, पास करने के चांस ज्यादा हैं. और अगर आप मोबाइल में भी करोगे तो ठीक है, बट ठीक है. चलो जल्दी. केस सिनारियो 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग. जुलाई का क्वेश्चन पेपर. इज इट ओके? मैं और आप साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं सो दैट वो टाइम डबल वेस्ट नहीं होगा. सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. बैलेंस शीट का डिटेल है. इक्विटी शेयर कैपिटल है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, P&L है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है. नाम से क्या समझ में आता है? इट इज नॉट ए फ्री रिजर्व. लोन है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, करेंट असेट है. सुपर लिमिटेड को बाईबैक करना है 35,000 इक्विटी शेयर्स, 10 ईच. 30 रुपया इज द बाईबैक प्राइस. बाईबैक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पेमेंट जो बाईबैक का होगा उसके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है जो करेंट असेट के अंदर है. आगे, एज पर द कंपनीज एक्ट बाईबैक, एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि द बाईबैक ऑफ शेयर्स इन एनी फिनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड. उसको प्रॉपरली पढ़ के ही आंसर कीजिएगा, चारों को. ठीक है? पहला लिखा 20% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. ये जो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का बात आता है ना, ये रिसोर्स टेस्ट का कहानी है, पेमेंट वाला कहानी है. फिर लिखा 25% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. दोनों में से अगर एक चॉइस होगा तो 25 इज द करेक्ट आंसर. पीछे लिखता है 25% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल और फिर लिखा 20% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल. बी इज द चॉइस. लगा दो बी को टिक, आगे बढ़ जाओ. हाउ मेनी शेयर्स द कंपनी कैन बाई बैक अकॉर्डिंग टू शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जल्दी देखो. अनुपम जल्दी से कैलकुलेटर देना. तो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है 1,70,000. हम ठीक बोल रहे हैं? उसका 25%. 1,70,000 का 25% इज 42,500. तो बी में 2 में टिक लगा दो. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक अकॉर्डिंग टू रिसोर्स टेस्ट. तो उसमें पहले आपको टोटल इक्विटी निकालना होगा. कैलकुलेटर पे करते हैं. 17 लाख का कैपिटल है और 3 ठो रिजर्व फ्री रिजर्व है. आप ऐड करो. अनुपम कैलकुलेटर दे जल्दी लाके. 17 लाख का कैपिटल है, 2350 का कौन सा रिजर्व है बोलो तो? रेवेन्यू रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम है 2.5 का और P&L है 2 लाख का. इसका 25% हम लोग पे कर पाएंगे. $11,25,000 हम पे कर पाएंगे. तो इससे 30 रुपया करके ही तो शेयर खरीदेंगे ना, ये तो कैश है. तो डिवाइडेड बाई 30 विल बी योर आंसर. 37,500. अगर वो चॉइस है तो देख लो. सी 3 number. And last, according to debt equity ratio test,
what is the maximum number of shares that can be bought back? तो सीधा स्टार्ट करते हैं ऐसे करके, y इज इक्वल टू प्रेजेंट इक्विटी। प्रेजेंट इक्विटी हम लोगों का था 17 प्लस 23 50 प्लस 250 प्लस 2 45 माइनस डेट का आधा। 3 बार टेस्ट में आया, देखो नहीं, डेट का आधा। डेट कहाँ है? 46,50,000 का डेट है। कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे से। 2325 और माइनस एक्स CRR अमाउंट, और x इज इक्वल टू y बाई 30 इंटू 10। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3x। अगर ये 3x हो गया, यहाँ पे 3x बिठा दिए तो हो गया 4x। 4x इज इक्वल टू 45 माइनस 23.25, दैट इज 21.75। डिवाइड किए तो 5.4375, ये हमारा CRR का अमाउंट आया। ये CRR का अमाउंट आया। इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। तो है क्या चॉइस? देखो तो 54,375 ये चॉइस है। सो दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, इसका ना एक शॉर्टकट भी है, मैंने आपको बताया था, मैं एक बार वापस बता देता हूं। लॉन्ग कट तो बहुत कर लिए। डेट इक्विटी तो सबसे ज्यादा लंबा है। आप प्रेजेंट इक्विटी और मिनिमम इक्विटी माइनस कर दीजिए। करो माइनस एक बार, कर दिए। अब इसको अगर माइनस करते हो तो आपको यह पता चलता है इतना इक्विटी हम खरीद सकते हैं, माने इतना तक इक्विटी गिर सकता है। लेकिन 30 रुपया करके इक्विटी बाईबैक होगा और 10 रुपया का CRR बनेगा। 30 रुपया तो पेमेंट ही करना पड़ जाएगा आपको, और 10 रुपीज का CRR बनाने के लिए इक्विटी कम हो जाएगा। तो आप इसको 40 से डिवाइड कर सकते हो, सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। मेरा लिखाया हुआ भी होगा कॉपी में, तो ये इतना मेहनत नहीं करना होगा। आप 45 माइनस 23.25 करो और डिवाइडेड बाई 40 करो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? गुड, आगे पढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। वीनस लिमिटेड received a parcel of land at no cost from the government for the purpose of developing a factory in the outlying area। फ्री में जमीन खरीदा, फ्री में। नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। पढ़िए आगे। लैंड इज वैल्यूड एट 75 लाख। लैंड का फेयर वैल्यू 75 लाख है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, लैंड को 75 में लिख लो और क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो। जो अगर असेट को पूरा दाम में लिखना है तो लैंड के अगेंस्ट में CRR लिखा जाता है, CR कैपिटल रिजर्व, और प्लांट एंड मशीनरी वगैरह रहता है तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, उसको डेफर्ड इनकम ट्रीट किया जाता है। और अगर एकदम फ्री में मिलता है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप नॉमिनल वैल्यू पे लिख दो। तो वहां लिखता है वाइल द नॉमिनल वैल्यू इज 10 लाख। ऐसा होता नहीं है 10 लाख। 10 लाख इसलिए हुआ होगा, उनका राउंडिंग ऑफ 10 लाख में होगा, बट ठीक है, उन्होंने नॉमिनल वैल्यू 10 लाख लिखा तो हम लोग यही मानेंगे कि भाई लैंड को 10 लाख में वो लिखेगा। नॉमिनल वैल्यू दे दिया तो हम क्यों बहस करेंगे। आगे, एडिशनली द कंपनी रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 30 लाख which represents 25% of the total investment needed for the factory development। ये हुआ ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन।
अगर पूरे बिजनेस के लिए आपको ग्रांट मिलता है तो कोई और भी आपके बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है। कहने का मतलब अगर 30 लाख ग्रांट मिल रहा है और वो 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस में 120 लाख रुपया लगने वाला है। गवर्नमेंट 30 लाख लगाएगा और तुम अपना बिजनेस में 75 लगाएगा, तो तुमको तो शेयर कैपिटल मिल जाएगा, गवर्नमेंट को तो कुछ मिलेगा नहीं। तो दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आगे, फर्दर मोर द कंपनी रिसीव्ड 15 लाख रुपया विद द स्टिपुलेशन दैट इट विल बी यूज्ड फॉर परचेजिंग मशीनरी। ये मशीन का ग्रांट है। क्लियर हुआ? या तो मशीन से कम कर दो, नहीं तो डेफर्ड इनकम में डाल दो। याद करिए, सब पढ़े थे हम लोग, हम रिवाइज भी हो जा रहा है। आगे, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ दीज ग्रांट। अपना है सब कुछ, रिटर्न का कहानी नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग भी। द लैंड रिसीव्ड फ्रॉम द ग्रांट फ्री ऑफ कॉस्ट शुड बी प्रेजेंटेड एट 10 लाख। करेक्ट। एज पर एज 12 हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 30 लाख प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन वाला था। पीएल में डालेंगे बोल रहा है, कैपिटल रिजर्व में, डेफर्ड इनकम में, और कहीं भी नहीं लिखेंगे तो कैपिटल रिजर्व। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। एज पर एज 12 हाउ द ग्रांट ऑफ 15 लाख रुपया विथ ए कंडीशन टू परचेज द मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड। तो एक लिखा कैपिटल रिजर्व, एक लिखा शेयर होल्डर्स फंड, एक लिखा डेफर्ड इनकम, एक लिखा सीधा पीएल में डाल देंगे डेफर्ड इनकम। फोर्थ क्वेश्चन, which of the above grants are required to be recognized in the statement of P&L on a systematic basis and a rational basis over the useful life of the asset? Yes, जिसको भी डेफर्ड इनकम करते हो, इसका मतलब यह है कि वो धीरे धीरे पीएल में जाएगा। और किसके हिसाब से जाता है वो पीएल में? डेप्रीसिएशन के हिसाब से। आपको पूरा डेप्रीसिएशन का चार्ट बनाना पड़ेगा एसेट का, उसका रेशियो निकालना होगा, उस रेशियो पे ग्रांट को पीएल में भेजना होगा। तो इसका आंसर है 15 लाख रुपया। 3 नंबर आंसर है। क्या लगता है आपको? ठीक ठाक लगा? आप कर पाएंगे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन? ग्रेट। आगे, एक्सिस लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इट परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख in April 2023. It paid 4 lakh rupees up front and paid the remaining 6 lakh as deferred payment by paying in installment of 1,05,000 for the next 6 months. मतलब 6,30,000 रुपीज का पेमेंट हो रहा है और 4 लाख उधर हो गया। 1030 का टोटल पेमेंट है। मशीन 10 लाख का है, पेमेंट 1030 का है। और ये 30,000 का इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन वाला स्टोरी नहीं है कि असेट क्वालिफाइंग असेट है, बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल इंटरेस्ट पीएल में जाने वाला है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड अ लैंड which was classified as its property, plant and equipment for 25 लाख रुपया। कॉस्ट वॉस्ट नहीं बताया कि जमीन कितने का था, कितना में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, वो नहीं बताया। एंड पेड 1 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सच सेल। एलटीसीजी का टैक्स पेमेंट किया। ड्यूरिंग द ईयर company also received some income tax refund along with interest. आगे, as per AS3 in cash flow statement how the purchase of machinery will be reflected. 4 चॉइस है, धीरे धीरे पढ़ो और आप लोगों में से कोई एक जन बताओ कि आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है। तुरंत मत बोलना। आफ्टर रीडिंग ऑल द लाइन्स केयरफुली। कैश फ्लो में पूछ रहा है,
बैलेंस शीट के लिए नहीं। बोला सिर्फ 10 लाख रुपीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे और 30,000 को कहीं भी नहीं दिखाएंगे, खाली पीएल में दिखाएंगे, एज इफ 30,000 का पेमेंट ही नहीं हो रहा है। गलत है ना, पेमेंट तो उसका भी हुआ है। 2 नंबर 10,30,000 पूरे अमाउंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। लग रहा है करेक्ट, अभी बात बाकी है। 10 लाख को इन्वेस्टिंग में और 30,000 को फिनांसिंग में दिखाएंगे। मेरा भी मुंडी तुम्हारे जैसा ही हिल रहा है। मैं इन लोगों से अग्रीड नहीं हूं, दुर्गा से और इत्रो से मैं तुमसे अग्रीड हूं। क्यों 1030 मशीन का परचेज? मशीन तो 10 लाख की परचेज है, बाकी तो 30,000 इंटरेस्ट का दिए हो, और इंटरेस्ट तो लोन के हिसाब से पेमेंट हुआ है। आप अगर डेफर्ड पेमेंट पे ले रहे हो तो लोन ही तो है ना, याद करो लीज अकाउंटिंग में लोन ही तो अकाउंटिंग होता है। तो आप उस पे लोन पे जब इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो वो तो फिनांसिंग एक्टिविटी होता है ना। जल्दी बोलो आगे। हां, इस पे एक झमेला है बहुत सुंदर कि अगर ये क्वालिफाइंग असेट होता, अगर ये क्वालिफाइंग असेट होता तो वो जो 30,000 का इंटरेस्ट है वो भी कैपिटलाइज होता है ट्रीटमेंट वाइज। तो फिर एक डिबेट बनता है कि फिर पूरा हम 10,30,000 को इन्वेस्टिंग में डाल देंगे। हालांकि हम इस चीज को अभी भी सपोर्ट नहीं करते, बट आपका इंस्टीट्यूट ऐसा करता है। बट अभी तो क्लियर है कि 10 लाख परचेज ऑफ मशीन है, 30,000 इंटरेस्ट पेड है। आगे 1030 पूरा को फिनांसिंग एक्टिविटी में दिखाना है, तो कौन सा राइट किए तुम लोग? 3 नंबर। बैलेंस शीट में मशीन को कितना रुपया में लिखोगे? बैलेंस शीट में मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कैश फ्लो में नहीं, कितना में लिखोगे? 10 लाख को टिक लगा दो। जो लैंड सेल हुआ था उसमें जो इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ वो कैश फ्लो में कौन सा एक्टिविटी में दिखाओगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। वेरी गुड। एंड लास्ट, कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला था, उस पे हम लोग को इंटरेस्ट मिला था, ये भी डिबेटेबल है। अब इनकम टैक्स हम लोग डिपॉजिट देते हैं तो एडवांस के रूप में देते हैं, और उसके ऊपर ब्याज मिलता है तो इन्वेस्टिंग का भी चॉइस बनता है। लेकिन इनकम टैक्स इन इटसेल्फ पूरा ऑपरेटिंग आता है, तो उसके ऊपर फिर चाहे ब्याज लगे चाहे ब्याज देना पड़े, हम लोग ऑपरेटिंग ही मानते हैं। तो आप इसको ऑपरेटिंग में टिक लगाओ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू करें। ये स्पीड अच्छा चला आज हम लोगों का। ज्ञान लिमिटेड 10 करोड़ रुपया लिया लोन पे प्लांट बनाने के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट 1 करोड़ का है साल का। कंस्ट्रक्शन वॉज बीइंग कैरिड ऑन एंड आउट ऑफ द बोरोइंग्स। बढ़िया है। 4 करोड़, ये स्पेसिफिक बोरोइंग है। 4 करोड़ रुपया टेम्पोररीली एफडी में डाल दिए थे। 6% पर एनम करके हमको 24 लाख रुपया इंटरेस्ट भी मिला है। एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे? 76। चॉइस देखो, 76 का कोई चॉइस है क्या वहां पे? गुड, आप राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 1 लाख है, फेयर वैल्यू 80,000 है। बैलेंस शीट में हम लोग इन्वेस्टमेंट को 80,000 में लिख रखा है। आज 1.20 का फेयर वैल्यू हो गया है,
अब पूछ रहा है कि ये जो 1/20 का फेयर वैल्यू हो गया है आज, मतलब अगला साल का मानना पड़ेगा, अभी कुछ पिछला साल में 1 लाख को 80 में तुमने वैल्यू किया था, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 20,000 को पीएल में डाल दिया था। अब सेकेंड ईयर में उसका 1,20,000 मार्केट प्राइस हो गया है। तो अब पूछ रहा है कि ये जो पहला तो पूछा एट व्हाट वैल्यू शुड इट बी रिकॉर्डेड बैलेंस शीट में एंड हाउ मच गेन विल बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल। तो रूल क्या है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यस, कॉस्ट 1 लाख है, मार्केट प्राइस 1,20 है। कॉस्ट 80,000 कभी नहीं बना, कैरिंग अमाउंट 80,000 बन गया था। तो विच एवर इज लोअर में 1 लाख इज लोअर, तो 1 लाख में लिखना होगा और प्रॉफिट 20,000 होगा। बोलो क्यों? क्योंकि पिछला साल हम 80 में लिखा था, इस साल 1 लाख में लिखना है, तो 20,000 विल गो टू पी एंड एल अकाउंट। ये चॉइस खोजो कहां पे है। Current investment will be recorded at 1 lakh and gain of 20,000 will be credited to P&L. So B is the right choice. Next question. In determining the cost of inventory, it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as expense in the period in which they are incurred. इसमें 4 खर्चा आता है, एडमिन, सेलिंग, स्टोरेज, abnormal लॉस। कई बार बात कर लिया हम। Which of the following is not an example of such cost? रॉ मटेरियल तो मेन इन्वेंट्री का पहला आइटम होता है जिसको हम लोग इन्वेंट्री के कॉस्ट में लेते हैं, तो रॉ मटेरियल इज द चॉइस। आगे चलें। अगर इस स्पीड से हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा पूरा पेपर सॉल्व करने में। लेकिन कुछ कुछ सम आप देखते हो ना, बड़ा बड़ा भी आता है। बाईबैक को तो शॉर्टकट कर दी ना अभी हम लोग, बाईबैक तो जल्दी हो जाएगा। अब जो आएगा देखेंगे ना भाई, अब कोई उपाय नहीं है। आगे पढ़ते हैं। 15 जून वाई लिमिटेड को रिक्लासिफिकेशन करना है। अगेन अब वो 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया, डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक है ना। 15 जून को रिक्लासिफिकेशन हो रहा है। लिखा डिसाइड एंड स्टेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अमाउंट पता करना है। तो अगर लॉन्ग टर्म को करेंट बनाते हैं तो रूल है कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। अगर करेंट को लॉन्ग टर्म बनाते हैं तो रूल है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। रूल तो याद हो गया होगा। और एमसीक्यू इसमें क्या नाम, इस एग्जाम में बहुत बार आया, मतलब मॉक टेस्ट पेपर में ये वाला चीज और बाई बैक, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी बहुत बार आया। लेकिन हम एक चीज देखा, एस 15 का ढंग का क्वेश्चन नहीं आया, डेफर्ड टैक्स का ढंग का क्वेश्चन नहीं आया। जो बड़ा बड़ा एस है जिसको हम बहुत ज्यादा इज्जत दे के पढ़ाए, इंपेयरमेंट का नहीं आया। आया भी तो बहुत छोटा छोटा इजी सब आया। हम लोग किस लेंथ पे पढ़े वो सब चीज को। आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1 मार्च को खरीदे थे, करेंट में क्लासिफाई करना है। कॉस्ट 14 लाख है, बैलेंस शीट में 2 लाख नीचे किया गया है, मतलब 12 लाख में लिखा गया है, और मार्केट वैल्यू 11 लाख दिया हुआ है। तो मार्केट वैल्यू तो बेकार है इसमें। लॉन्ग टर्म को करेंट करेंगे तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर करेंगे, तो 14 एंड 12 विच एवर इज लोअर, माने 12 लाख इज दी ट्रांसफर अमाउंट। सेकेंड क्वेश्चन, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको भी करेंट बनाना है,
उसका कॉस्ट 7 लाख है, उसको 5 लाख रुपया में लिखा है बैलेंस शीट में, और उसका मार्केट प्राइस 4.5, एकदम सेम सम है, तो क्या बोलोगे? 7 and 5 विच एवर इज लोअर, तो 5 में ट्रांसफर होगा। थर्ड क्वेश्चन, करेंट इन्वेस्टमेंट है, 15 मार्च को 7 लाख में खरीदे थे, लॉन्ग टर्म बनाना है, मार्केट वैल्यू मार्च का दिया है 6 लाख और जून का दिया है 8.5 लाख। जल्दी बोलो, जून का लेना होगा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लेना पड़ता है। तो कॉस्ट कितना है? 7 लाख, और जून का मार्केट प्राइस कितना है? विच एवर इज लोअर कितना हुआ? 7 लाख। तो आप 7 लाख में ट्रांसफर करोगे। खाली एक लाइन और बता दें, अभी जरूर आपकी बैलेंस शीट में वो 6 लाख में लिखा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर उसका कॉस्ट और मार्केट प्राइस तो मार्च में किया होगा ना, तो उस वक्त उसका 1 लाख का लॉस लिख दिया होगा। अभी वो 1 लाख का लॉस का रिवर्सल हो जाएगा, माने प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट है, 7 दिसंबर को परचेज किए थे 4 लाख में, लॉन्ग टर्म बनाना है, अगेन वैसे ही 2 मार्केट प्राइस दिया है, तो 4 and 3.8 विच एवर इज लोअर, 3.8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब लिखा नहीं रहे, लिखाने का तरीका आपको बता दिया गया है। एएस का टेक्स्ट लिखना है, हेलो, और अपने केस को लिख करके, ये तो देखो बेटा, माने 7 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है, नहीं समझे? तो आपको हम ये बोलेंगे, इसमें तो ना 4 बार 3-3 पैराग्राफ बनाना नहीं उचित होगा, तो कैसे करना चाहिए? हाँ रुको, मैं बोलता हूं, ऊपर में पहले दोनों बात लिख दो। When long-term investments are classified as current investment, the transfer happens at cost or carrying amount, whichever is lower. B, when current investments are classified as long-term investment, the transfer happens at cost or market price, whichever is lower. फिर उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चन आए ना, 1, 2, 3, 4, कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कॉस्ट, कैरिंग अमाउंट, लोअर, ऐसे करके लिख दो। तो राइटअप 4 बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पीक्यू लिमिटेड फॉर द ईयर 23-24 अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन 15 जुलाई। ईयर एंडिंग मार्च में है, बैलेंस शीट अप्रूवल जुलाई में हुआ है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड। पहला, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल हुआ है 20 अप्रैल 2024 को, डैमेज 25 लाख का। बात करते हैं, क्वेश्चन क्या मांगा है पहले पढ़ते हैं। पहले मेरे को चारों लाइन खाली पढ़ लेने दो, फिर 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आगे, terms and conditions for acquisition of business have been decided by March. खाली but the resource माने पैसा was arranged in April and the payment was 50 लाख। टर्म्स एंड कंडीशन पहले से फाइनल हो गया है, पेमेंट बाद में हुआ क्योंकि उस वक्त पैसा नहीं था, उस वक्त जब टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हुआ। 3 नंबर, चोरी हुआ 31 मार्च को, पर डिटेक्ट हुआ 16 जुलाई को, और 16 जुलाई डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद का डेट है। मैं गूगली क्वेश्चन बोलता था, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया था अपने उस दिन। लास्ट 2 और है, कंपनी ने एक प्रपोजल भेजा है प्रॉपर्टी बेचने का मार्च में, प्रॉपर्टी 30 लाख का है बैलेंस शीट में, डीड 15 अप्रैल को रजिस्टर हुआ है। तो अगर पिछला साल, अगर बोल रहा हूं मैं, बोल नहीं रहा हूं,
अगर पिछला साल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया था तो पिछला साल सेल लिखेंगे, अगर इस साल ट्रांसफर हुआ है तो इस साल लिखेंगे। तो वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लास्ट, एक फायर हुआ है, असेट डैमेज हुआ है 5 अप्रैल 2024 वाला दिन, असेट लेकिन इंश्योर्ड है, मतलब गोइंग कंसर्न पे कोई खतरा, याद है उसमें गोइंग कंसर्न का भी क्वेश्चन था, उस पे कोई खतरा नहीं है। आगे, विथ रेफरेंस टू AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date, state whether the above mentioned events will be treated as contingency, adjusting event या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आपको खाली चॉइस लिखना है कि वो कंटिंजेंसी है, वो एडजस्टिंग इवेंट है या वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। आइए पहला वाला डिस्कस करते हैं। कंपनी के अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था, सूट फाइल 20 अप्रैल को हुआ, सूट 25 लाख का था। अब नॉर्मली, पूरा सुनना, हाँ, नॉर्मली क्लेम जो कोर्ट में पेंडिंग रहता है, मैं क्या बोलता था, पेंडिंग कोर्ट केसेस, पेंडिंग कोर्ट केसेस कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, लेकिन कंटिंजेंसी तो बैलेंस शीट डेट में होना चाहिए ना। बैलेंस शीट डेट में कोई कोर्ट में केस था ही नहीं, तो आप कैसे बोल दोगे दिस इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑन 31 मार्च? केस ही नेक्स्ट ईयर में फाइल हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में आप इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल सकते हो, नेक्स्ट ईयर में। आज आपको क्या बोलना उचित रहेगा वो सोचो, आज के दिन इन तीनों में एक चॉइस करो, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं बोल सकते। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ। पानी पी लेते हैं, थोड़ा लगातार बोलना पड़ रहा है। गुड बॉय, आपने इसको एडजस्टिंग बोला, क्यों बोला? यस, ट्रांजैक्शन हो चुका था, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गया था, हालांकि मेरे को और चाहिए चीज, हालांकि मैंने, आप बोल रहे हम नाराज नहीं है, प्लीज पूरा सुनना, क्योंकि हम लोग इतने बड़े हो गए और इतना फिनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, इतना साल काम किए, ऑडिट भी गए अपने टाइम पे, हमको 1-2 लाइन और लिखा होता ना, हम और कन्विंस्ड हो जाते। ऐसे हम कन्विंस्ड हैं। अगर यहां लिख देता ना कि भाई बिजनेस का आज से रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बायर कंपनी के पास है, ऐसा थोड़ा और हिंट दे देता ना, ऐसे ये हिंट इज इनफ, थोड़ा और 1-2 लाइन दे देता ना, तो डिबेट भी नहीं बचता, माने आपके थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन अराइज नहीं होता। बट एनीवे, आपने इसको एडजस्टिंग बोला, थैंक यू, गुड बॉय। आगे, थर्ड क्वेश्चन, चोरी हुआ 5 लाख का मार्च में, डिटेक्शन हुआ 16 जुलाई को। वही हम बोल रहे हैं, हमारे पास कुछ करने को ही नहीं बचा, तो अब आप इसको क्या नाम दोगे, आप वो देखो। सॉरी, कोई नाम देना चाहिए या ऐसे लिख दें, इट इज नो एडजस्टमेंट इज नीडेड, मतलब कुछ नहीं करना होगा, ऐसा करके लिख दें। बिकॉज द क्वेश्चन कैसा लिखा है, बताओ ये कंटिंजेंसी है कि एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? तो फिर नॉन एडजस्टिंग बोलना ही लॉजिकल रहेगा ना, ऐसे तो गुगली है। नॉन एडजस्टिंग का भी जो डिस्क्लोजर लगता है वो भी नहीं लगा पाओगे, हेलो, बिकॉज नॉन एडजस्टिंग में क्या रूल था, एक था आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, पीएल बैलेंस शीट में कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन इसको डायरेक्टर रिपोर्ट में तो डिस्क्लोजर करना पड़ता था अगर वो मटेरियल आइटम है तो, यहां तो वो भी नहीं कर पाओगे बिकॉज बैलेंस शीट तो अप्रूव हो चुका है। तो कुछ भी अगर बोलना होगा तो नॉन एडजस्टिंग ही बोल सकते हैं, तीनों में अगर एक
चॉइस देना ही हो तो नॉन एडजस्टिंग बोल सकते हैं। आगे इसका बताओ। गुड, वेरी गुड। और बोलो। नॉन एडजस्टिंग लिख के आना चाहिए, इसको भी नॉन एडजस्टिंग लिख के आना चाहिए। बोलिए। ये भी नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन मटेरियल है तो कम से कम डिस्क्लोजर तो डायरेक्टर रिपोर्ट में होना चाहिए। हर नॉन एडजस्टिंग का डिस्क्लोजर तो होता ही है अगर वो मटेरियल है तो, खाली इसका नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको चॉइस के हिसाब से लिखना है तो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कुछ बोलना है? मेरे को क्या लगता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर है, ऐसे तो लिखा स्टेट वेदर द इवेंट विल बी ट्रीटेड एज फलाना, विथ रीजन लिखा नहीं है, तो आप फैक्ट लिख करके डैश करके इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट विच रिक्वायर्स अ डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर रिपोर्ट टाइप का एक लाइन लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज इतना लिखने से भी मार्क्स मिल जाएगा। बट हम लोग को अपना सेफ साइड में एक लाइन लिखने में क्या जाता है, नहीं। आगे 2 नंबर क्वेश्चन बैलेंस शीट का है, मैंने लिखा नहीं है बट आप क्वेश्चन पढ़ो और देखो हम लोग इस तरह का सम बना चुके हैं क्या। एकदम सेम सम बनाया हुआ हम लोगों का, फिगर वर्क अलग है, एकदम सिमिलर सम। पहला दूसरा सम ही वही वाला बनाते थे हम लोग। आप जरा बुक खोलिए, अगर बुक लाए हैं तो देखिए किसके साथ ये सिमिलर सम है। यस, क्लास वर्क का क्वेश्चन 4 के जैसा है, थोड़ा मोड़ा चेंज किया है बट प्रिंसिपली सेम है। माने कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं है, 1-2 आइटम कम कर दिया है। तो लिख लो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4, पेज 168। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो का सम है। ये बनाएंगे हम लोग, हाँ पढ़ो इसको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे पूछा है रे, क्या क्या दिया है देखो तो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया है, सेल्स निकल जाएगा। कैश सेल होता है खाली। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से पढ़ो 25,000 लेस है। यस, चेंजेस इन द इन्वेंट्री में आ जाएगा, नहीं तो तुम्हारा परचेज वर्चेज निकालने के काम। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कहानी है रे,
अब ये कौन सा मेथड से बनाना है उसके ऊपर सारा स्टोरी बनेगा। बाकी आपका वर्ड्स को हम एकदम एक्सेप्ट करते हैं कि चेंजेस इन द इन्वेंट्री का ये स्टोरी है। आगे वेजेस पेड दिया हुआ है, सीधा सीधा ऑफिस एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ है, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, बैंक लोन का भी रीपेमेंट दिया हुआ है, उसमें अलग से इंटरेस्ट पेड भी लिखा हुआ है। ट्रेड पेएबल के लिए लिखा है कि ओपनिंग 50,000 है और क्लोजिंग 35,000 है, तो इनडायरेक्ट मेथड में चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल में आएगा। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो निकालना पड़ता है ना वो सब आइटम सबको। आगे ट्रेड पेएबल को कितना रुपया दिए वो भी बता दिया है, इनकम टैक्स पेड बता दिया है। हालांकि ये भी बताया है कि इस साल हम लोग 30,000 रुपया का प्रोविजन बनाए थे। इन्वेस्टमेंट बेचा हुआ है 8/20 का, इन्होंने 20,000 का प्रॉफिट में बेचा है, 8/40 में सेल हुआ और क्या। आगे डिप्रिसिएशन दिया एड बैक करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी का परचेज दिया है, कुछ डिबेंचर इशू हुआ है लास्ट डेट में फॉर प्लांट, ओपनिंग कैश का एक बैलेंस दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है। बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बना करके दो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बना के दो यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो मेहनत पूरा ही मांग लिया, वो भी 10 मार्क्स का, ये 14 मार्क्स का होना चाहिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट में तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे लिखना है। गजब बारिश हुआ भाई, नहीं सब जगह पे बाढ़ ये वो। जानते हैं ना, क्लोजिंग कैश दिया हुआ नहीं है, तो आप जो भी बनाएंगे वो राइट है या रॉन्ग है वो प्रूव नहीं हो पाएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज क्लोजिंग कैश तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना, तो इस हिसाब का सम हमेशा डेंजरस होता है। फॉर्मेट रेडी हो गया? बोलो सबसे, डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, डायरेक्ट सीधा सीधा 5 आइटम लिख दो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। बोलो कैश सेल्स, कैसे निकलेगा कैश सेल्स?
कितना आंसर दिया आपने? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बोलो। अच्छा सुनो बेटा, अभी मेरे को एक छोटा सा आप लिखो, उसके बाद हम अपना प्रॉब्लम बताएंगे। आप प्रॉब्लम को अप्रूव करना तो ठीक, नहीं अप्रूव करोगे तो वी विल डिस्कस। आगे बोलो। वेजेस पेड, ₹5,55,000। नाम बोल। ऑफिस एक्सपेंसेस, आराम से बोलिए। और कुछ है? ये यहां पे ना पेड वर्ड लिख देना, तो वो ना ज्यादा एकदम स्ट्रांग रहता है। ऐसे खाली वेजेस लिखोगे ना तो आपको अक्रूड अक्रूड वाला फीलिंग आएगा। बोलो। हाँ बेटा। अब यहां पे देखना, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अब जैसा क्वेश्चन है ना, और मेरा जितना साल का एक्सपीरियंस है, उससे मेरे को लगता है ये ठीक है, फाइनल है। आप आराम से इसका टोटल निकाल के कैश फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हो। तो सर प्रॉब्लम क्या है? हम लोग को भी तो वही लग रहा है। प्रॉब्लम है वाई डिड वी बिलीव, हाथ देखो, दैट ऑल परचेजेस आर कैश परचेजेस, ऑल परचेजेस आर क्रेडिट परचेजेस। कुछ कैश परचेज भी तो हो सकता है। सर नहीं समझे, समझे या नहीं? क्योंकि उन्होंने लिखा ऑल सेल्स आर कैश सेल्स, पर ये तो नहीं लिखा ऑल परचेजेस आर कैश परचेज, क्रेडिट परचेजेस। सम परचेज में भी कैश परचेजेस। तो सर फिर क्या करें? आंसर इज ट्रेडिंग अकाउंट से क्रॉस चेक करना चाहिए। सर क्यों? प्रॉब्लम क्या है मालूम बेटा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिया हुआ नहीं है, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर नहीं दिया हुआ है और यहां पे आप कोई मिसिंग लिंक छूट जाता है आपका, तो क्रॉस चेक भी नहीं होगा। अरे हाँ तो बोलो, कुछ तो सपोर्ट करो। तो हम लोग को ना ये पता करना चाहिए कि कैश परचेज है या नहीं है। तो सर कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बना करके पता चल सकता है। सेल्स बताओ। क्यों बना रहे हैं हम ये ट्रेडिंग अकाउंट? खाली यही पता करने के लिए कि कुछ कैश परचेज है या नहीं है। टू ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का गैप बताओ। कौन बड़ा है, कौन छोटा है? क्लोजिंग बड़ा है, तो मैं यहां पे लिख दूं। देख लो इधर, ओपनिंग छोटा है ना, तुमने बोला ना, तो क्लोजिंग बड़ा है, तो डिफरेंस को इधर लिख देते हैं। तो बाई ऐसे लिख रहा हूं, इंक्रीज इन स्टॉक। अमाउंट में हेल्प करो यार। अच्छा, क्रेडिटर्स के लिए ना, क्रेडिटर्स के लिए कुछ दिया है। बोलो तो क्या दिया है? ओपनिंग है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन
आप भी लिखते चलो स्पीड से। 50,000 टू बैलेंस कैरेड डाउन, 35,000 टू बैंक 610, तो बाई परचेजेस अब ये वाला क्रेडिट परचेज अगर मैं ट्रेडिंग में डालूंगा और मेरा ट्रेडिंग टैली हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज नो कैश परचेज, और अगर टैली नहीं होगा तो देयर मे बी कैश परचेजेस, है ना? समझ गए ना मेरा बात? कॉपी हो गया यहां तक? वेट कर लेता हूं मैं। हाँ, यहां पे मैंने लिखा टू परचेजेस। अमाउंट प्लीज। अब पता करो वेजेस कितना है। टू वेजेस। अभी वंशिका के मुंह से निकला 5,55,000 का कैश परचेज, बट जैसे ही पता चला साला 5,55 का तो वेजेस दिया हुआ है, तो ये क्लियर हो गया कि देयर इज नो कैश परचेज एंड आवर ट्रेडिंग अकाउंट इज टैलीइंग। ये सब में मजा कब आता? नहीं, ये सब छोड़ो। अगर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ रहता और वहां पे डिफरेंस होता, तब ये बनाना कंपलसरी हो जाता। नहीं समझे? चल ड्रॉप करता हूं। इससे क्या पता चला? देयर इज नो कैश परचेज। कुछ बोलना चाहते हो तुम? इसका टोटल निकाल लो। और इसका नाम क्या देते थे? कुछ याद है इसके बाद क्या लिखते थे? सीधा पेमेंट का ही अमाउंट दिया हुआ है। हमको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखा नहीं, तो हम यहीं पे बाहर निकाल दिए। आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहे थे। थैंक यू वेरी मच, आप राइट ट्रैक पे हैं। बोलिए एक एक करके, कहां कहां से रुपया आया, कहां कहां पे रुपया लगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आया होगा। ये आप समझ पाए अच्छे से? नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी में तो डिवेंचर भी इशू हुआ था ना? अच्छा, वो अलग है और ये अलग है। ओके, अमाउंट बोलो।
नाम इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, पेड वाला नहीं चाहिए। रिसीव्ड वाला है तो कुछ बताओ, नहीं तो आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दो। भाई कैसे, सारा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है मशीनरी का, क्रेडिटर का था बोल के बना दिए, इसका कैसे बनाएंगे? डेप्रीसिएशन वो नॉन कैश वाला जो इनडायरेक्ट मेथड होगा ना, वो उसके लिए दिया है। और यहां तो सेल परचेज का डायरेक्ट डेटा दे दिया, तो हम क्यों सोचें कि और भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हम निकाल भी नहीं पाएंगे। बोलो आंसर। हाँ बेटा। बोलिए। ये दिया हुआ है आंसर। टू 245 ब्रैकेट आया ना। $4,75,000 आया। क्या नाम देंगे इसको? नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या करेंगे? ये हम लोग का दिया हुआ है। ओके। हेलो, हो गया ये? इनडायरेक्ट मेथड से खाली ऑपरेटिंग वाला पार्ट बोला है। इनडायरेक्ट मेथड में बच्ची को लिख लेने दो, फिर स्टार्ट करेंगे।
इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कौन सा प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या हम लोग का क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है? दिया हुआ है, मेरे को खाली इसका जवाब देना है, दिया हुआ है या निकालना पड़ेगा? एक स्टूडेंट बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, कहां है बताओ? वो तो ग्रॉस प्रॉफिट है, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट चाहिए। बोलो ना नहीं दिया हुआ है। तो क्या करें, एक छोटा सा वर्किंग बना लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो 3,75,000। जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, समझे, जो पीएल में आता है, उसका अमाउंट सब बता दो। लिखो ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस मत बोलना, हाँ, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग में चला गया है। बोलो 35। सेलिंग एक्सपेंसेस 15। इंटरेस्ट बोलो बेटा 5,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेप्रीसिएशन, वो भी है क्या अलग से? हम तो यहीं बंद कर रहे थे। ये हमारा, हेलो, ये हमारा वर्किंग नोट है। हम लोग यहां से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे। तो आपको पूरा फॉर्मेट नहीं चाहिए, खाली ऐसे लिखना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड, माने इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं करना। पीबीटी 2,21,000 है, 2,80,000। अब यहां पे देखो, जो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसका इंपैक्ट को हटा दो। याद होगा ये चीज? लिखो एडजस्टमेंट फॉर, स्पीड हो जा रहा है कि ठीक है? बोलो डेप्रीसिएशन अमाउंट प्लीज 60,000। और नॉन कैश आइटम कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता था डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट। नॉन ऑपरेटिंग में बहुत सारा आइटम आता है, इस क्वेश्चन में 2 है। एक है इंटरेस्ट 5,000 एडबैक करने के लिए क्योंकि फिनांस है, एक है प्रॉफिट ऑन सेल जो कि इन्वेस्टमेंट है 20,000। बोलो बेटा, इसका नाम हम लोग क्या देते थे मालूम है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब अपने पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या है? स्टॉक और क्रेडिटर तो है, हमको पता है। डेटर क्वेश्चन में नहीं है, और कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल
का डेटा नहीं है, तो दो ही है। स्टॉक बढ़ा है कि गिरा है? बढ़ा है तो आउटफ्लो, हाँ लेस, किस लिए बोलो, याद है? बढ़ा है, असेट बढ़ गया, हमने पैसा दिया होगा। क्रेडिटर्स, यहां भी पेमेंट हुआ है क्योंकि क्रेडिटर पहले था 50 और बाद में हो गया 35, तो हमने पेमेंट कर दिया। ये हम लोग का आंसर मैच कर जाएगा। जो इनडायरेक्ट मेथड में तुमने ऊपर बनाया था ना, सॉरी डायरेक्ट मेथड में, उसमें देखो ये आंसर होगा, मिला, ये आंसर मैच किया। लेकिन आपको फिर से टैक्सेस पेड दिखाना होगा। सो दैट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी मैच कर जाए। कुछ बोलने का मन है, बोल। हम लोग को तो डेप्रिसिएशन का डेटा ही दे दिया ना पूरा, सब होगा भाई। डेप्रिसिएशन का डेटा है, वो तो अलग से थोड़ी बोला कि ये ओल्ड मशीन का दिए हम, तो वो तो डेप्रिसिएशन निकालने के वक्त तो किया ही होगा रे बाबा, वो तो डेप्रिसिएशन का फिगर दे दिया। तो तुमको ये क्यों लग रहा है वो ओल्ड मशीन का होगा? आदमी तो पीएल बनाया है। ये तो तुम खुद ही जबरदस्ती कंफ्यूजन अपने ऊपर लोड कर रहे हो। आगे तो ये सब अपना आराम से बना, हेलो हेलो एवरीबॉडी, सामने इजीली बना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। वाव लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, वंडर लिमिटेड को उसने टेक ओवर किया है। टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है कि वाव लिमिटेड ने 56,000 शेयर 100 ईच का 15 रुपया प्रीमियम पे सामने वाले को इशू किया है। 39,000 का कैश पेमेंट भी किया है शेयर होल्डर लोगों को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को 24,000 फुली पेड 50 रुपया वाला प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया है। डिबेंचर होल्डर को नया डिबेंचर इशू किया है 78,000 को। लिक्विडेशन एक्सपेंस वंडर का 23 है, लेकिन वाव ने 15,000 रुपया उसमें से देने का तय किया है। पहला क्वेश्चन पूछा कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, खाली परचेज कंसिडरेशन। कौन सा वाला पेमेंट परचेज कंसिडरेशन में आएगा, इस क्वेश्चन को देख के बताओ। रोमन 1 2 3 4 5 में से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं, वो लाइबिलिटी लिखने के काम आता है। और 5th क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो लिक्विडेशन एक्सपेंस है, अलग से गुडविल में रिकॉर्ड होता है, हमारे लिए अमलगमेशन एक्सपेंस है, पीसी का पार्ट नहीं बनता। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ पीसी।
पेज नंबर लिखा गया। देखिए, ये हमेशा मैं इस तरह से लिखा करता था, अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना शेयर देना है और अगर कितना फेयर वैल्यू दिया हुआ है तो सीधे आंसर निकल जाएगा, नहीं तो नेटो गुडविल पीसी से बैक कैलकुलेशन करके लाना पड़ता था। Amount payable to preference shareholders. अपना आंसर आया 76,79,000। और क्या मांगा है देखो, क्या चीज का जर्नल मांगा है, पीसी पेमेंट का या पीसी ड्यू का? याद है पहला जर्नल एंट्री होता था बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, वो मांगा है कि लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट 2222 वाला मांगा है? पेमेंट वाला ना, तो लिखो liquidator of wonder account debit, to equity share capital 56 लाख, to security premium 8,40,000, to bank 39,000, to preference share capital 12 लाख। आप देखिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 50 रुपया ही पार है, डिस्काउंट में इशू नहीं हुआ है। तो ये वाला जर्नल एंट्री मांगा हम लोगों से। इस तरह का ब्रेकअप का क्वेश्चन आए ना तो अच्छा होता है, तोड़ के नहीं, ये छोटा क्वेश्चन दे भाई, पीसी निकालने का क्वेश्चन दे दो, प्रैक्टिकल भी है और स्टूडेंट भी खुश रहता है कि हाँ पूरा मार्क्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार अपने बुक में ढूंढो, मेरे को लग रहा है ऐसा सेम सम बनाया हुआ है, क्लास वर्क में भी है और होमवर्क में भी है।
अमाउंट डबल कर दिया मुन्ना? कौन सा क्वेश्चन है? मेरे को तो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है बच्चा, थोड़ा हेल्प करेगा? पेज नंबर 233। सारे लोग जाओ जरा, पहले पिछला वाला में तो मैं निकाल के ले लिया था रे, इस बार मैं नहीं कर पाया था। पिछला जितना क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व किए 2 दिन, तो हम लिख देते थे ना यहाँ पे इस वाला सम के जैसा है। इस बार हम नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला बोल दो, जो भी हुआ समझ लो। तो वो हम लोग क्लास में कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी इन दिस। तुषाल इज डूइंग दैट, थैंक यू बेटा। 233, हाँ ठीक बोल रहा, अमाउंट डबल कर दिया है। बैलेंस शीट का भी ना? हाँ एकदम ठीक बोल रहा है। आपको दिखा बच्चों? आप लोगों ने बुक लाई है? आप लोग बुक लाए हो? पेज 233, क्वेश्चन नंबर 8। और क्योंकि हम लोगों ने क्लास में सारा सम बनाया है, तो ये सब सम हम लोग का बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन भी ना मेरा है बनाया हुआ, देखो तो। बेसिक का होल्डिंग कंपनी का सम, एकदम बेसिक। एक पुराना कैपिटल रिजर्व वगैरह दिया हुआ और एक अमलगम वो दिया है, क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन। होल्डिंग कंपनी का पेज नंबर कितना है जी? सेकंड या थर्ड सम होगा? थर्ड तो नहीं है, फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ? फोर्थ फिफ्थ भी नहीं है। हाँ मिल गया मेरे को, 7 नंबर सम। नहीं एग्जैक्ट नहीं है। हमको देखने से लग रहा है अमाउंट को 2.5 टाइम कर दिया है। देखो ना एक बार, आप लोग भी हेल्प करो। तुषाल एकदम स्मार्ट है इस चीज में, पूरा एकदम फटाफट हेल्प कर रहा है। 2.5 कर दिया ना सारे अमाउंट को। तो कौन सा क्वेश्चन लिखूं यहां पे? फिर से बोलो, पेज नंबर 140 और क्वेश्चन नंबर, हाँ बच्चा, तो अपना 5 नंबर भी हो गया। अब अपने 6 नंबर पे चल रहे हैं। बोलिए क्या लिखा? 6 का ए, या तो ये वाला बनाना है या फिर ये। एग्जाम में तो दोनों में से एक होगा, पर क्लास में तो हम लोग सभी डिस्कस करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कैसे करके लिखना चाहोगे? अमलगमेशन के बारे में 4-5 लाइन, फिर एब्जॉर्प्शन के बारे में 4-5 लाइन, फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में 3-4 लाइन, या ऐसे कॉलम बना करके लिख पाओगे? कॉलम में होगा नहीं, 3 कॉलम फिर एक पर्टिकुलर्स, बहुत मेहनत हो जाएगा। बेसिक आइडिया लिखना है। अमलगमेशन में क्या होता है? 2 पुराना कंपनी अमलगमेट होकर के एक नया कंपनी बनता है। क्लियर? अमलगमेशन लिखना हो तो ये भी बोल सकते हो कि भाई वेंडर कंपनी जो दोनों अमलगमेट होता है उसके सारे एसेट एंड लायबिलिटी को नॉर्मली परचेजिंग कंपनी जो नया बनता है वो अक्वायर कर लेता है। थर्ड आप ये बोल सकते हो अमलगमेशन 2 तरह का होता है, वो ऑब्जॉर्प्शन में भी रेलेवेंट है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर। ये भी बोल सकते हो कि दोनों जो वेंडर कंपनी होता है वो लिक्विडेट हो जाता है और एक नया परचेजिंग कंपनी, नया फॉर्म होता है। अब्जॉर्प्शन सिमिलर है, खाली इतना बोलना है इसमें 2 ही कंपनी रहता है, एक वेंडर कंपनी और एक परचेजिंग कंपनी, और वेंडर कंपनी का बिजनेस को परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर लेता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है बताओ?
इसमें क्या है, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ना, उसको अमलगमेशन का शकल दे देता है। हम आपको कराए थे एक क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, सेम कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, खाली नाम बदल देता है। जैसे ए लिमिटेड है ना, उसका हालत पूरा खराब है, लॉस होस करके पूरा बर्बाद हो गया कंपनी। तो या तो उसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करा लो, नहीं तो फिर एक तो नया कंपनी बना दो, ए लिमिटेड न्यू। वही डायरेक्टर लोग हैं, वही प्रोमोटर लोग हैं, और ए लिमिटेड न्यू ए लिमिटेड को टेक ओवर कर लेगा। नहीं समझे? तो इट विल बी वेरी मच लाइक अब्जॉर्प्शन, बट इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो सर एक बात बताओ, अमालगमेशन में कितना कंपनी इन्वॉल्व होता है? 3। अब्जॉर्प्शन में 2, मिनिमम बोल रहे हैं, मिनिमम। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में 1। वही कंपनी बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये वो वाला है, गोइंग कंसर्न और नॉन गोइंग कंसर्न वाला। ये देखो, अज्यूमिंग नॉन गोइंग कंसर्न, तो लिक्विडेशन में नहीं, फ्रेमवर्क में, एकदम फर्स्ट चैप्टर में। देखो तो मेरा बुक में है कि नहीं वो चैप्टर? हाँ मिल गया, तो ये रहा। फाइव टाइम्स कर दिया क्वेश्चन पे फिगर को। पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, 5 टाइम्स कर दिया है फिगर्स को। दिखाई दे रहा है? तो हम यहां पे लिख देते हैं बच्चों आपके लिए, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ है एस 15 का। पढ़ लेते हैं ना, मुंह से डिस्कस तो कर लें एक बार। एक्चुरियल वैल्यूएशन रिवाइज हुआ पहली बार, 6 लाख रुपया का सरप्लस आया। कंपनी बोलता है 2 लाख करके, 3-3 लाख करके 2 साल में रिकॉर्ड कर लेंगे। एकदम सेम सम आया था, अगर आपको याद हो तो, अभी तो पढ़ के गए। तो ये अलाउड नहीं है आपको, इंटायर 6 लाख का सरप्लस। हाँ, पीएल में नहीं बेच सकते, ट्रांजिशनल प्रोविजन है। फर्स्ट टाइम रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट करना पड़ता है। सी नंबर देखो ना, ये वाला सम हेड ऑफिस और ब्रांच वाला, क्यों मेरे को लग रहा है कि क्लास का है सम, चेक कर लो ना। नहीं तो बना लेंगे इस क्वेश्चन को। नहीं है ऐसा सम। चलिए बना लेते हैं। रेडी? छोड़ दीजिए, नहीं है, अरे मेरे भी देख लिया घुमा के। ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। करंट एंटरप्राइजेज है, हेड ऑफिस मैंगलोर में है और ब्रांच यूएसए में है। ये मुन्ना, फॉरेन ब्रांच है, हेड ऑफिस लेकिन इंडिया में है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एट 31,324। तो ये अमाउंट डॉलर में क्यों दिया हुआ है? अच्छा, ब्रांच फॉरेन में है, सॉरी मुझे लगा उल्टा है, सॉरी। डॉलर को तो रुपया में बनाएंगे हम लोग।
मुझे लगा ना उल्टा है, हम ही लोगों ने फॉरेन में ब्रांच खोला है। मुझे लगा वो एक क्वेश्चन नहीं कराते थे कि फॉरेन कंपनी इंडिया में ब्रांच खोल के रखता था, रुपीज को डॉलर बनाना पड़ता था। ये नॉर्मल है, डॉलर को रुपीज बनाना है। ठीक है, फिक्स्ड असेट है, ओपनिंग स्टॉक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एचओ है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ है, सेल परचेज एक्सपेंस, रेमिटेंसेस है और एचओ अकाउंट है। फिक्स्ड असेट के लिए क्या लिखा है देखो, 1 अप्रैल को परचेज किया हुआ है 2020, तो असेट को उस एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर देंगे। डिप्रीसिएशन 10% करके चार्ज करना है असेट पे। ट्रायल के अंदर भी डाल सकते हो, ट्रायल के बाहर भी ये काम कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिप्रीसिएशन का रेट और असेट का रेट ऑफ एक्सचेंज सेम होता है। पढ़ाए थे, अब याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। आगे क्लोजिंग स्टॉक $700 का है मार्च 2024 का। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ का इंडियन फिगर दिया है, रेमिटेंस का इंडियन फिगर दिया है, एचओ अकाउंट का इंडियन फिगर दिया है, 1/4 का एक्सचेंज रेट दिया है, 1/4/23 का ओपनिंग का भी दिया है, क्लोजिंग का भी दिया है, एवरेज नहीं दिया। ये दोनों का एवरेज निकालना होगा, 65 और 67 का लिख लो, खाली ट्रायल कन्वर्ट करना है। लिखो एवरेज एक्सचेंज रेट, बोलिएगा थोड़ा सा। तीन कॉलम का ट्रायल बैलेंस बना लीजिए। किसी को याद है ये बीच वाला कॉलम में क्या लिखते थे? हाँ, बेसिस। फिक्स्ड एसेट का बताओ क्या करना है? डिप्रीसिएशन लिख के करोगे कि बिना लिखे हुए करोगे? दोनों अलाउड है, तेरा मन, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं कि डिप्रीसिएशन को लिख के करना है कि बिना लिखे। बिना लिखे तो आप पूरा फिक्स्ड असेट को ट्रांसलेट कर दो। पूरा फिक्स्ड असेट का डॉलर का फिगर क्या है बोलो? 8,000। और एक्सचेंज रेट कौन सा लेओगे बताओ? 63। 8,000 को 63 से मल्टीप्लाई करते। अगर कोई स्टूडेंट डिप्रीसिएशन को ट्रायल में लेता तो वो फिक्स्ड असेट लिखता और डिप्रीसिएशन लिखता। फिक्स्ड असेट को $7,200 बोलना पड़ता और डिप्रीसिएशन को $800। क्यों? क्योंकि 10% का रेट लिखा हुआ है। बोलो ना, 8,000 का 10% $800 हो गया, और $7,200 जो WDV था वो भी 63 करके कन्वर्ट होगा, और $800 का जो डिप्रीसिएशन है वो भी 63 करके कन्वर्ट होगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आइटम का नाम बताओ। कुछ नहीं बोलता है तो कौन सा रेट लेते हैं?
ओपनिंग रेट 65, मल्टीप्लाई करो बेटा। हाँ, अच्छा हम लोग इंटीग्रल मान के सम सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल मानने से फिक्स्ड असेट को भी क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑल असेट लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, नेक्स्ट बोलो। हम ना कैश क्लोजिंग एक्सचेंज रेट 67, कितने का कैश है? 700 इंटू 67, 46,900। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, इसका फिगर एचओ से लाएंगे। एचओ बुक्स डेबिट साइड में लिखना होगा, हाँ, क्योंकि परचेज है ये। 1,85,500। नेक्स्ट, सेल्स एवरेज रेट लेना होगा 66, कितने का सेल है रे? 24,050 इंटू 66, 15 लाख। क्रेडिट साइड में 87,300। परचेजेस, एवरेज लेके करना होगा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस भी एवरेज लेना होगा। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस एचओ बुक से आएगा। एचओ अकाउंट भी एचओ बुक से आएगा। एचओ अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखना, रेमिटेंस को डेबिट साइड में। नेट करके भी लिख सकते हो, बिकॉज रेमिटेंसेस एचओ लाइबिलिटी को कम ही तो करता है। बोलिए, अभी दोनों दिया, दोनों बताओ ना। 1,62,000 is the first one. 284,500 is the last one. अब ये ट्रायल टैली नहीं होगा तो FEF खड़ा कर देना। $23,800 का डिफरेंस आया और डेबिट शॉर्ट आया। खाली एक लाइन लिख लो, इट इज अज्यूम्ड दैट द ब्रांच इज इंटीग्रल ब्रांच, या द ब्रांच इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन।
it is assumed that the branch is integral for an operation. So all the sums are solved. जो जो क्लास में करना था अलग था वो किए, और बाकी हम लोग पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिख दिए. 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं आकर के. और एक जो क्वेश्चन पेपर आज भेजा है मैंने तुम लोगों को अगस्त सीरीज का, टोटल 4 ही हुआ है, वो हम लोग आकर के सॉल्व करते हैं. आज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि आधा घंटा 45 मिनट मिलेगा हम लोगों को. मंडे करके फिर मंडे को अपन पार्टी वार्टी कर लेंगे. ठीक है, चलिए. कम इन 15 मिनट्स, 15 मिनट का ब्रेक है.